आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, एक अलग स्थान बनाया है, और जो क्या करना चाहते थे, क्या किया, इस सफर में वो यहां तक कैसे आए, जाहिर है वो दूसरों के लिए आदर्श है। तो इन स्थितियों, इन परिस्थितियों, इन संघर्षों और उसके साथ अपने कर्तव्यों पर वो किस तरह से आगे बढ़े हैं, उस पर ही हम बात करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वरिष्ठ आईपीएस जो डायरेक्टर हैं कैप्ट के पवन कुमार श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी को बहुत मेरा नमस्कार। एक पुलिस अफसर और फिर प्रशिक्षण, तो ये किस तरह से आप इस काम को एंजॉय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और सोचा था कि ये काम भी करना है, और अभी आप जो कुछ कर रहे हैं उससे पुलिस या फोर्स को किस तरह का? देखिए, ये एक राष्ट्रीय संस्थान है। इसको केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहते हैं, सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग, CAPT। और ये मूलतः सभी प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाई गई। तो 2017 में जब मैं प्रतिनियुक्ति पे यहाँ आया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि यहाँ सृजन का बहुत स्कोप है, और आप जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, जितना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये इस विचार के साथ जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा ये एकदम स्लेट साफ थी, और यहाँ जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है, अपने हिसाब से ही करना। तो मेरी जो पढ़ाई थी, जो मैंने सीखा था वर्षों पहले, उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ धीरे धीरे लागू किया। तो सबसे पहले हम प्रशिक्षण की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो प्रशिक्षण मूलतः मैंने आपको बताया वो पुलिस अधीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई, पर कालांतर में फिर मैंने देखा कि जो अभियोजन के अधिकारी होते हैं उनकी कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं होती है, और उसी तरीके से जेल के जो अधिकारी होते हैं उनकी भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं होती। कुछ स्थानों पर, जैसे एक वेलोर में है, एक चंडीगढ़ में है, इस तरीके के रीजनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, वहाँ पे इन लोगों का प्रशिक्षण होता है। और जो वार्डर होते हैं, जो बहुत ही आरक्षक के स्तर के लोग होते हैं, कांस्टेबल के होते हैं, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था स्थानीय तौर पे जेल विभाग करता है। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनको प्रशिक्षित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इस विचार को रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे 4 नेशनल सेंटर्स बनाए हैं। तो एक नेशनल सेंटर फॉर करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जेल वाला, नेशनल सेंटर फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स है यहाँ पे, नेशनल सेंटर फॉर ट्रैफिक टेक्नोलॉजीज, नेशनल सेंटर फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने आप को इस मात्र पुलिस प्रशिक्षण से हटा करके विविधता उसमें बहुत सारे वेरिएंसेस आ गए, जैसे प्रोसिक्यूशन आ गया, जैसे फॉरेंसिक साइंसेस आ गया, जैसे जेल विभाग आ गया, जैसे ड्रग लॉ एनफोर्समेंट हो गया, जैसे ट्रैफिक टेक्नोलॉजी की नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी हम लोग करते हैं। और प्रयास ये है कि यहाँ पे हम इस तरीके की व्यवस्था कर सकें जो सिंगल स्टॉप आंसर हो ऐसी सभी समस्याओं को। और इसी के आधार पे फिर हम लोग ने अपने कोर्सेज भी यहाँ पे डिजाइन करके रखे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि पुलिस को स्मार्ट होना चाहिए, तो सॉफ्ट स्किल्स को लेकर के हमारे यहाँ पे बहुत जोर दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, और साइबर फॉरेंसिक्स की हमारी खुद की अपनी लैब है, हम उसका प्रशिक्षण कराते हैं। यही नहीं, हम रिमोटली भी प्रशिक्षण कराते हैं कि कोई व्यक्ति कोयम्बटूर में बैठा है या मान लीजिए इम्फाल में बैठा हुआ है, तो वो हमसे जुड़ सकता है, और हमारे पास जो उपलब्ध टूल्स हैं उनका उपयोग वो रिमोटली कर सकता है। तो इस तरीके से विविधता
काफी हो गई प्रशिक्षण में। तो मतलब आप पुलिस को स्मार्ट भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जो वर्चुअल उसको बढ़ावा दिया है उस पर भी काम जी, तो उनकी जो अवधारणा है उसको हम लोग मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। और यही नहीं, मैं गर्व से कहता हूँ कि ये जो संस्थान है ये पूरे भारत में वन ऑफ द ग्रीनेस्ट एंड क्लीनेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशंस होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ऐसी व्यवस्था करके रखी है, अभी आप घूम रहे हैं, आप आए हैं चल करके यहाँ तक, तो आपने देखा होगा कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई स्वच्छता अभियान जो है, अभियान नहीं है, ये तो यहाँ का मूल मंत्र है। हम प्लास्टिक फ्री हैं, हम अपनी बिजली को उत्पादन करते हैं, जितना पानी यहाँ गिरता है हम प्रयास करते हैं कि हम उसको रोक सकें, पूरा का पूरा रोकने और उसको जमीन के अंदर जाने दें। मैंने बताया प्लास्टिक का हम उपयोग नहीं करते, हम जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल करते हैं। हमारे यहाँ एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वहाँ से खाद बनाना या पानी को हम लोग हॉर्टिकल्चर में दोबारा इस्तेमाल करना, हम अपना कंपोस्ट खुद बनाते हैं। और प्लांटेशन आपने देखा ही है किस तरीके से हम लोगों ने करके रखा। मुझे बड़ा गर्व होता है, हमने आम लगाए थे तो हमें मालूम नहीं था कि कौन सा आम है, पर अब तीसरे साल के अंदर हमें हमारे पास करीब 250 आम के पेड़ों में 30 आम फ्रूटिंग हो गई थी। तो हमें ये मालूम चल गया कि अब ये कौन से आम है। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे देखा है ऑर्चर्ड है, अमरूद के ऑर्चर्ड हैं और चीकू के हैं और किन्नू के हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि यहाँ पे एक इस तरीके का एनवायरनमेंट दें। और मैं बोलता हूँ जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण पे आते हैं उन लोगों को मैं बोलता भी हूँ कि देखो, आप अगर अपने खुद से प्रयास करना शुरू करते हो और ये विचार ये मेरे मन में कुतूहल पैदा हुआ था कि जिन अपराध से, अपराधियों से जिन्हें जूझना होता है, उनके बीच में ये बागवानी और ये सारी तरह की चीजें, अपनी बिजली, ये सब चीजें जो हैं, उससे उनके जीवन पे क्या असर पड़ता है? देखिए, सीधी बात मैं आपको जो बोल रहा था कि मैं इन सबको जो प्रशिक्षण में आते हैं उनको कहता भी हूँ कि पहली चीज तो तुम ये डिजर्व करते हो। मतलब हमारे क्लासरूम आप जाइए तो एयर कंडीशन, स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं, आप आईपैड के ऊपर पढ़ाई करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम पुलिस वाले हम ये क्यों नहीं डिजर्व करते हैं। और जो एक हम लोगों के अंदर दिमाग में एक बैरक वाली जो मेंटालिटी है कि पुलिस वाले हैं तो कैसे भी अपना काम करते हैं, टेंट वाली बैरक वाली मेंटालिटी है, मैं उससे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ क्यों नहीं डिजर्व करते हो। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि सिर्फ एक व्यक्ति का प्रयास है, आपका खुद का प्रयास है। यदि आप अपने डोमेन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में, खुद में अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हो। और ये सब चीजें जब ये लोग देखते हैं, मैंने देखिए आप जब यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, अभी तो ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमारे, जब कोर्सेज चल रहे होते हैं तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो यहाँ के जो ट्रेनीज होते हैं नहीं होती। पर साथ में मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं होती कि आप कचरा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। वो खुद से सीख जाते हैं, यहाँ का वातावरण देखकर वो खुद से सीख जाते हैं। उनको ये मालूम है कि मैंने अगर कुछ किया है, ये पन्नी निकाली है तो डस्टबिन में डाल। मैं खुद भी इस कैंपस में घूमता रहता हूँ और कहीं पे भी मेरे को अगर कचरा दिखता है तो खुद उठाकर आप तो डस्टबिन में डाल देते हैं। वो बहुत पहले मेरे को ध्यान आता है कि हम लोग ने यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला था, तो वहाँ पे चिप्स और इस तरीके के पैकेट्स वगैरह, आइसक्रीम के पैकेट, आइसक्रीम, तो बच्चे उसको लेते थे और फिर वहीं बाहर फेंक देते थे। शुरुआत की बात है 2018 की बात। तो एक बार जो है जब मैंने देखा बहुत गंदगी हुई तो फिर मैंने सब अपने ही लोगों को, यानी जिन बच्चों ने गंदगी की थी उनके पिता लोगों को इकट्ठा किया, उनसे साफ करवाया। और उसके बाद जब अगला फंक्शन हुआ यहाँ पे तो उस समय बच्चों से मैंने ये बात की कि अगर ये कचरा आप करते हो तो ये कचरा आपके पिताजी को साफ करो। बच्चों से आश्रय आपका उन अधिकारियों से, उन अधिकारियों के बच्चों से, उन अधिकारियों के बच्चे, अच्छा, फैमिली भी रहती जी। तो उनसे मैंने बोला कि अगर ये
गंदगी आप करोगे तो आपके पापा को साफ करना पड़ेगा। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कुछ नहीं बोलना। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें लोग देख करके कि ये एनवायरमेंट वातावरण का उससे सीखते हैं। और ये जितना भी प्रयास है हम लोग का, ये भी प्रशिक्षण का ही एक काम है। बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात करके, मेरा अपना अनुभव भी याद आ गया। पत्रकारिता में मैंने अप डाउन बहुत किया, ट्रेन से बहुत, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन और फिर वापस, और इस तरह से। और मैं अक्सर देखता था, खासतौर से रेलवे स्टेशन पर लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो मुझे उन कचरे को उठाने में एक अजीब सा आनंद आने लगा था। तो मैं उस कचरे को हटाता था, डस्टबिन में डाल देता था, बहुत है तो पटरी की तरफ, अगर बहुत गंदा है तो पटरी की तरफ पैर से ढकेल देता था। पहले मेरे साथी जो अप डाउन करते थे, वो चूंकि मेरे प्रभाव के कारण वो मुझे, मेरा मजाक तो नहीं उड़ा पाते थे, लेकिन वो अजीब ढंग से मुझे देखते थे। लेकिन धीरे धीरे उन सब ने मेरे साथ वैसा करना शुरू कर दिया था, और बहुत संतुष्टि होती है इसको। मतलब आप जब इसका जिक्र कर रहे थे तो मुझे पूरा वो घटनाक्रम मेरे सामने आ गया, और तकरीबन 10 साल मैंने ऐसा किया। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये जब यहाँ प्रशिक्षण पाने के बाद लोग अपना काम करते हैं, वहां से भी आपसे कभी कभी मार्गदर्शन लेते हैं कि सर ये काम है, इसको और कैसे किया जा सकता है, और बाकी वो अपने अनुभव शेयर करते हैं? हाँ जी, इनफैक्ट मेरे जो सिस्टम है यहाँ पे वो ये है कि जब कभी भी हम कोई प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके जो नॉमिनेशंस हैं स्टेट से हम लोग करते हैं, तो जैसे ही नॉमिनेशंस आ जाते हैं, जैसे ही तो उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाता है, और उस ग्रुप की हेडिंग ये होती है कि फलाना कोर्स का ये ग्रुप है। तो शुरुआत में जरूर मेरे जो साथी अधिकारी हैं यहाँ पे उनको कठिनाई होती रही हो, पर अब मैं देखता हूँ कि वो हर बार ये बोलते हैं कि जो ग्रुप ये बना हुआ है प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है, एक रिश्ता बना हुआ है, एक नाता आपस में। और फिर उनसे ये भी कहा जाता है अगर आपको कभी कोई कठिनाई हो, कोई प्रश्न हो, आप पूछना चाहें तो इसमें हम जुड़े हैं, आप जितने ट्रेनीज हैं वो जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ ट्रेनर्स जुड़े हुए हैं। तो ट्रेनीज, सीएपीटी और ट्रेनर्स, ये सब का एक ग्रुप बना हुआ है, और ये सब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते भी रहते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने आ रहा है उसको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर हमको कोई कठिनाई होगी, अगर हमको कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो सीएपीटी वो देने के लिए तैयार है, और उनको हम लोगों का राब्ता बहुत अच्छा है, और उनसे तमाम हम लोगों की बातचीत होती रहती है। और खास तौर पे सीनियर लेवल पे मेरा या मेरे साथी अधिकारियों का क्लासरूम में जाना, जाकर के बैठना, उनसे बातचीत करना, उनके प्रश्नों का उत्तर देना, तो ये एक बहुत अच्छा एक दोस्ताना हो जाता है, रास्ता हो जाता है, और फिर वो उसको कंटिन्यू करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा सबको कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो जब 2018 की शुरुआत में जब हम लोग यहाँ आए थे, उसी समय हमारे इस समय करीब 30 लोग थे। मैं मेरे बाद सीधे एक सब इंस्पेक्टर हुआ करता था, और उसके बाद एक कांस्टेबल हुआ करते थे। तो उसके साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी, और उसी समय हम लोगों ने एक यहाँ पे ईआरपी सोल्यूशन लेकर के आए थे। तो उससे हमारे पूरे के पूरे इस एकेडमी का जो भी रिसोर्सेज हैं वो सबके सब उसके ऊपर उपलब्ध रहते थे, और उसी से फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम था। तो आज जो कोई भी लेक्चर होता है यहाँ पे उस एलएमएस के ऊपर उपलब्ध रहता है, और हम उस एलएमएस में जब नॉमिनेशंस आते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसी समय उनको लिंक देते हैं, बोलते हैं कि आप इस पर रजिस्टर हो जाइए। तो एक बार जब वो रजिस्टर हो जाते हैं, हमेशा के लिए रजिस्टर हो गए। अब उस रजिस्ट्रेशन के कारण जो कुछ भी हमने अब तक किया है वो हमारे यहाँ उपलब्ध है, एंड जितने ट्रेनीज हैं वो कभी भी वहां पे जाकर के उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो इसका जो है मैं बहुत बहुत बड़ा फायदा देखता हूँ कि हमारे रिसोर्सेज हमारे एलुमनी के लिए, हमारे यहाँ से जो भी कोर्स किए
उनके लिए उपलब्ध है और वो उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और करते भी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार हम फिर चर्चा करेंगे। आप एक बड़े अफसर से मिल रहे हैं पुलिस के, लेकिन कभी आज ये गुरु है, कभी कोई गुरु था। ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, किस सोच से यहाँ तक पहुंचे, कैसे पुष्पित पल्लवित हुई और अब एक बड़े अफसर है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक पुलिस अधिकारी के नाते कप्तान भी रहे हैं, तो उस नाते भी जो चुनौतियां थी पुलिस के सामने, उसको उन्होंने कैसे किया, और कोई ऐसा संस्मरण भी हम उनसे समझना चाहेंगे जिसको करने में उन्हें बहुत संतुष्टि हुई हो या बहुत चुनौती रही। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ आईपीएस पवन कुमार श्रीवास्तव साहब हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जेएनयू। और जेएनयू तो आजकल बहुत चर्चा में है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो बड़े गर्व का और गौरव की बात है, लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और मैं बहुत संकोच के साथ आपको बता रहा हूँ कि मेरी बेटी का लॉ फैकल्टी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। वो दीव जाना चाहती है, वहां नहीं जाना चाहती। तो ये वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और इत्तेफाक से मैं खुद भी इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ, वहीं का। तो ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो इस तरह की साख खत्म सी होने लगी है, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? और जेएनयू इतने विवादों में क्यों, उस पर आप कैसे देखते हैं, एक छात्र की तरह, एक अफसर की तरह? हाँ, मैं तो जब भी इलाहाबाद की या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की या जेएनयू की बात करूंगा तो एक छात्र के रूप में ही बात करूंगा, क्योंकि मैं तो वहाँ पे एक छात्र के रूप में ही रहा हूँ। तो इलाहाबाद जब हम लोग पहुंचे पढ़ने के लिए, तो हमने ये रियलाइज किया कि वहाँ का माहौल जो है वो ठीक है, थोड़ा फ्यूडलिस्टिक माहौल जरूर हुआ करता था। क्योंकि आप माने ना माने यूपी में फ्यूडल सिस्टम था उस समय। मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम हुआ करता था और वहाँ पे फलां होते थे, होते थे। तो हम लोगों ने जब वहाँ पे शुरुआत की तो मुझे एक हॉस्टल में एडमिशन हुआ, और वो हॉस्टल था मेरा हॉस्टल, अमरनाथ शाह हॉस्टल। तो शुरुआत जो है मैंने रियलाइज किया कि उस हॉस्टल में जाना जो है, इट वाज अ ग्रेट लेवलर। तो हम लोग फ्रेशर्स, हम लोग की रैगिंग होती थी और तमाम चीजें कही जाती थी। हम लोग को तमाम चीजें हमको सीखनी पड़ती थी, हमें रखना पड़ता था। और बहुत गलती अगर हम लोगों ने कर दी तो रैगिंग होती थी उस समय। तो बहुत गलती अगर हम लोगों ने कर दी तो हम लोग को मुर्गा बनना पड़ता था और ट्रॉल भी करना पड़ता था, पर वही सबसे ज्यादा हुआ। और ये भी था कि आप जिस भी जाति के हो, आप जिस भी बैकग्राउंड के हो, और कोई सामने वाला किस जाति का हो, किस बैकग्राउंड का हो, आप बराबर की रैगिंग हो रही है। और उस समय जब रैगिंग हो रही होती थी तब आपस में ये डिफरेंशिएशन भी नहीं होता था कि ये बहुत पैसे वाला है, ये बहुत कमजोर है, ये फला जात का है, ये ढिका जात का है। तो वो बहुत लेवलर था। और उसके बाद ये भी हमें नहीं मालूम होता था कि जो सामने वाला रैगिंग ले रहा है, बेहद समानता है कि वो किस जाति का है, वो किस स्तर का आदमी है। तो बहुत बड़ा लेवलर था वो। और वो सामान्य थे, वो सीनियर थे, तो रैगिंग ले सकते थे, और हम सब जूनियर थे, हम सब बराबर। तो आप समानता की बात करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने वहां पे सीखी कि हम जूनियर हैं और हम इस चीज के लिए हैं। पर
ये भी बताऊं कि रैगिंग जब हो जाती है तो फिर सामूहिक तौर पे जिस सीनियर ने रैगिंग की है वो हम सब लोगों को लेके जाता था, चाय नाश्ता भी कराता था। और फिर बाद में जब हम उसको रेट्रोस्पेक्ट देखते हैं तो ये पाते हैं कि वो आपस में दोस्ताना करने का एक बहुत बड़ा माध्यम तरीका था। और फिर जेएनयू फिर हम लोग इलाहाबाद में पढ़ते रहे। जो इलाहाबाद में उस समय मैंने देखी थी एक कमी थी कि आपका जो सेशन था वो टाइम से नहीं चलता था और वो बहुत ज्यादा समय लेना पड़ता था, 2 साल से 3 साल, 3 साल से 4 साल। और तो जो प्रोडक्टिव एज होती है एक स्टूडेंट की, उस प्रोडक्टिव एज के वो बाहर चला जाता था। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण रहा इलाहाबाद का जो साख पर जो असर पड़ा, जो कमी आई ये, उसका एक बड़ा कारण ये था कि हमारे सेशन जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाते थे। और मैं तो खैर जेएनयू में इलाहाबाद में पढ़ ही रहा था। मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो मेरे जो साथ के टीचर्स थे उन्होंने मुझे सिखाया था कि तुम्हें रिसर्च करनी चाहिए। मैं साइंस का शौक का ही कहना चाहता हूँ, साइंस में बहुत अच्छे। इनफैक्ट जो यूजीसी सीएसआईआर का एग्जामिनेशन होता है तो उसमें हम लोगों के साथ पहली बार हुआ था कि हर विधा के जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनको बुला करके यहाँ पे यूजीसी और सीएसआईआर मिल करके एक प्रोग्राम करके तो उन लोगों का फेलिसिटेशन करते थे। तो उसमें मैं गया, मुझे मेरा चयन हुआ कि मैं टॉप 5 रहा हूँ अपनी विधा के अंदर। तो स्टूडेंट्स तो अच्छे थे वहाँ के इलाहाबाद के, पर कमी जो है सिर्फ और सिर्फ सेशन कैलेंडर डिले के कारण हुआ था। और मैं तो साइंस ही पढ़ना चाहता था और रिसर्च भी करना चाहता था। और इलाहाबाद में जिस सब्जेक्ट में मैं करना चाह रहा था रिसर्च, उसके हमारे प्रोफेसर थे। तो हमारे प्रोफेसर्स ने वहाँ पे मुझे समझाया कि जेएनयू में एक स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है, वहाँ पे फलाने प्रोफेसर हैं, उनके पास जाओ, वो जरूर तुम्हारे ये करेंगे। तो चूंकि मेरे पास सीएसआईआर की स्कॉलरशिप थी तो फिर ग्रेजुएशन हुआ। फिर मैंने अपनी रिसर्च वहाँ परस्यू की और साथ ही साथ तो इलाहाबाद में जो कोई रह लिया सिविल सर्विसेज का हो ही जाता है, फिर इम्तहान दे करके फिर यहाँ पे आए। तो इलाहाबाद की वो यादें मेरी बड़ी सुनहरी हैं वहाँ पे। पर ये जरूर है कि जब भी इलाहाबाद के 50 किलोमीटर के दायरे में मैं आता था कहीं बाहर से, तो फिर धुकधुकी सी होने लगती थी कि अब पहुंचो और अब अपने करियर को लेकर के अपनी तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। तो जो मेहनत करने का मादा और जो कंपटीशन करने का मादा जो इलाहाबाद में दिया, उसका कोई सानी नहीं है। और हमारे हॉस्टल में जो है वो बैच के बैच एग्जाम दिया करते थे। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज का फितूर चढ़ना या उसके लिए अपने आप को तैयार करना, इसकी जमीन तो इलाहाबाद में ही बना करती। जी, बहुत बहुत संक्षिप्त में जेएनयू पर पूछूंगा आपसे कि जेएनयू के बारे में जो इस समय इस दौर में बहुत तरह की बातें, एक छात्र के नाते आपने वहां क्या पाया? देखिए जेएनयू तो मैं इलाहाबाद से जैसे जेएनयू पहुंचा तो मेरे लिए तो आंखें खुल गई वहां पे जाने के बाद कि समानता क्या है। और इलाहाबाद में मैंने बताया जैसे बहुत फ्यूचरिस्टिक माहौल हुआ करता था। तो जेएनयू जब हम लोग पहुंचे तो वहां मालूम चला कि एक कैंटीन होती है जहाँ हर मेस में हर हॉस्टल में एक मेस होती है, वहाँ पे खाना बनाने वाले खाना अंदर बना रहे हैं, किचन चल रहा है और 1-2 आदमी है वो भी आपको खाना दे रहे हैं। और आप अपनी ट्रे उठा करके टेबल पे ले जाते थे, जो इलाहाबाद में नहीं होता था। वहाँ पे वो एक आदमी आकर के आपको प्लेट देता था, उसके बाद फिर आके सर्व करते। और यहाँ पे आप अपनी ट्रे लेकर के जाते थे। खैर When in Rome do as Romans do, तो हमने भी वही किया। और वहाँ जो सबसे बड़ी चीज थी जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि आप जैसे खाना खा रहे हैं और टाइम है 8 से 9:30 बजे का खाने का टाइम डिनर का, तो 9:30 बजते बजते जितने खाना बनाने वाले थे, खाना सर्व करने वाले थे, वो सब भी अपनी अपनी ट्रे लेकर के स्टूडेंट्स के साथ ही खाते थे। तो जेएनयू ने इस तरीके का माहौल बना हुआ था कि वहाँ पे सब बराबर थे। अब कोई कामगार नहीं है, कोई सफाई कर वाला नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, ऐसा वो सब बराबर हैं। तो कम्युनिज्म की धारणा भी सब बराबर है। तो
उस समय जेएनयू में मैंने जो देखा था कि वहां पे बोलने की जो आजादी थी, अभिव्यक्ति की आजादी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और आप जब डिनर करने जा रहे हो तो आपको कुछ कागज पर्चे मिलते थे अपने साइक्लोस्टाइल किए हुए कि आज इसका भाषण यहाँ पे है, ये ऐसा है, क्योंकि कोई ना कोई इवेंट हो रहा है पूरे विश्व में हो रहा है और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और बहुत खुले विचारों वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हर व्यक्ति का, आपका भी होता है, मेरा भी होता है, कोई भी चीज होती है तो उसके बारे में कोई सोच होती है, पर बहुत सारे लोग उस सोच को आगे नहीं बोल पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो वहां पे था कि नहीं, अगर किसी के कुछ बोलना है तो बोल सकता है, और वो इस तरीके से अपने आप को एडवर्टाइज करते थे कि आज मैं यहाँ पे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, और वो बोला करते थे। तो मैंने तो ये देखा कि कोई दो कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जिनके नाम में ही रेडिकल लिखा हुआ था, और नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर रेडिकल नाम ही उनके ऑर्गेनाइजेशन में लिखा होता था। वो भी आते थे, वो भी बोलते थे कुछ ना कुछ। तो जो आजादी वहां पे थी बोलने की आज से 25-30 साल पहले, वही आजादी आज भी चल रही है। वो इथो है उस यूनिवर्सिटी का कि बहुत खुली यूनिवर्सिटी है। हम लोग इलाहाबाद में रहते थे तो हमारे हॉस्टल में लड़कियां नहीं आ सकती थी, या हम लड़कियों के हॉस्टल में, खैर जेएनयू में भी लड़कियों के हॉस्टल में हम नहीं जा सकते थे, पर वहां पे लड़कियां लड़कों के हॉस्टल में आ सकती थी। और फिर हॉस्टल है, उसके बगल में ही वो गंगा ढाबा है और गोदावरी ढाबा है, आपस में मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं रात रात भर, कोई कर्फ्यू का टाइम नहीं है, और आप मिलिए, बात करिए, घूमिए। तो दिल्ली था, जेएनयू था, काफी खुला माहौल था, और जो सबसे बड़ी बात कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यही जो आज आप देख रहे हैं, इतना नाम सुन रहे हैं, वो लीगेसी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि आप जो जैसा बोलना चाहें, किसी को किसी भी चीज के बारे में कोई भी चीज कहना हो सकता है। तो वही है जो आज कंटिन्यू कर रहा है। एक पुलिस अफसर बनेंगे कभी ये सोचा था, और जब पुलिस अफसर बने तो जो किया उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत यादगार है? देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी माँ मेरे से हमेशा ये बोलती थी कि मेरे बाबा ये चाहते हैं कि मैं हाकिम बनूं, और ये बार बार मेरे को बोलती थी। और फिर जब मैं इलाहाबाद आया, सिविल सर्विसेज की बातें शुरू की, तो ये तो तय हो गया था कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना ही। तो अगर मैं शायद सिविल सर्वेंट नहीं होता तो शायद मैं साइंटिस्ट होता, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि जेएनयू में रहते हुए मेरे को ऑफर भी आया था कि आप जाकर पीएचडी करिए और प्रोफेसर बनिए, पर मैं साथ ही साथ ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी देना चाह रहा हूँ। मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टॉप 5 थे यूजीसी सीएसआईआर के, तो वो जो सर्टिफिकेट फेलिसिटेशन मिला था, तो वो मैं अपने प्रोफेसर के पास लेकर के गया कि सर देखिए, ये मुझे इस तरीके से सम्मानित किया गया। उन्होंने देखा मुझे ऐसे, और उसके बाद हंस करके बोले, पर तुम तो फाइल पीटने जा रहे हो कि तुम तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, तुम तो सिविल सर्विसेज में ही जाओगे। तो अब ये बात तय हो गई थी कि सिविल सर्विसेज जाना ही, और फिर एग्जाम में जब ठीक है पुलिस सर्विस मिली, ठीक है आईपीएस में यूनिफॉर्म पहन करके जो करने, तो वो जो बाबा कहते थे, दादा कहते थे हाकिम, तो क्या आईपीएस बन के हाकिम का क्या फील हुआ या कुछ और फील हुआ? नहीं, मुझे शुरुआत में ही मेरे जो ट्रेनिंग के एसपी थे उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया था। क्या होता था कि शुरू में थोड़ा जोश बहुत रहता है, आग बहुत रहती है, तो मैं जाता था, रात में गश्त भी करता था। मेरी शादी हुई थी नहीं थी, लोग रहते थे, पर मैं रात में गश्त भी करता था, दिन में थाने भी जाता था, फिर लॉ एंड ऑर्डर भी देखता था, ये भी देखता था। तो मेरे एसपी मेरे को ऑब्जर्व करते थे, बहुत सीजन्ड ऑफिसर थे, बहुत सीनियर ऑफिसर। आप नाम लेना चाहेंगे उनका? हाँ, मैं श्री बी एल हांडा साहब, तो मंडी में रहते हैं आजकल हिमाचल प्रदेश में। तो वो उन्होंने जो है मुझे ऑब्जर्व करके एक दिन बुलाया और उन्होंने बोला कि बेटा, सारी सृष्टि का भार तुम्हारे कंधे पे नहीं है, और इसलिए थोड़ा तुम्हारी शादी हुई है, तुम घर भी जाया करो, पत्नी के ऊपर भी ध्यान दिया करो।
तो वो एक समय था जब अपने को लगता था कि सारी धुरी जो है वो आप ही हो और सब जगह आपके चारों तरफ घूमती, आपके बिना काम नहीं चलने वाला, आपके बिना काम नहीं चलने वाला, ये उस समय लगता था। पर वो थोड़े ही समय में हमारे एसपी साहब ने हमको ये बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जो हाकिम वाली बात है वो कन्वर्ट होने लगी सेवा के रूप में। और अब जोर भी इस बात पर दिया जा रहा है, हर आदमी बोलता है वी आर अ सर्विस, इनफैक्ट इंडियन पुलिस सर्विस या एमपी पुलिस सर्विस है। तो सर्विस है हमारा जो लोगो है मध्य प्रदेश पुलिस का, वो भी यही होता है देशभक्ति जन सेवा। तो सेवा जो है, और ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए कि हम बुर्जुआ नहीं है, हम कोई अथॉरिटी यील्ड करने वाले लोग हैं। अथॉरिटी सरकार ने हमें दी है, सरकार ने, इस समाज ने दी है हमें अथॉरिटी, पर ये अथॉरिटी एक जिम्मेदारी के सर्विस देने, सर्विस करने के लिए। तो यहाँ पे ये बात हम लोग बहुत सिखाते हैं लोगों को। इनफैक्ट सॉफ्ट स्किल्स जो है वो हमारा एक मेजर कोर्स है यहाँ पे, और हम लोगों को बताते हैं कि सर्विस, जितनी कॉन्फ्रेंस जहाँ भी बात होती है वहाँ पे सिर्फ सर्विस के ऊपर ही फोकस होता है। तो मेरा अपना ये सोचना मानना है कि पुलिस में आने के बाद ये हाकिमगिरी वाली बात और लाट साहिबियत वाली बात ये नहीं है। आप समकक्ष हैं, आप बराबर हैं, ठीक है, आप में रैंक में डिफरेंस है, आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटीज में फर्क हो सकता है, लेकिन काम हम एक ही करते हैं, सेवा। आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वक्त की बाध्यता है, तो इसलिए आखिरी सवाल, कप्तान के नाते ऐसी कोई चीज जो आप के संस्मरण में हो, दूसरों के काम भी आए और आपको लगा भी हो कि हाँ ये चीज लोगों को मालूम होनी चाहिए, ऐसा कोई मुझे छुपानी है कि बतानी है? नहीं, पता नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, चाहे एसपी, चाहे जिसपी, जो मुझे बड़ा लगता है, बहुत सीरियसली लगता है, जिसके ऊपर हमको काम करना चाहिए था। और इसका कारण जो है, मैं इलाहाबाद, मैंने आपको बताया, तो इलाहाबाद में आज 30 साल पहले, 35 साल पहले कट्टे का बड़ा प्रश्न हुआ था, आज भी है। और जब मैं मध्य प्रदेश आया तो मैंने देखा कि सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पे तमाम किस्म के लोग हैं, यूपी बिहार के बहुत ज्यादा है, पर उसके बाद भी यहाँ पे कट्टे का प्रचलन नहीं। फिर मैं झाबुआ में एसपी रहा, तो इंदौर में रहा एडिशनल एसपी, तो मैंने देखा कि कट्टे का उपयोग न के बराबर होता था। भोपाल में रहा, यहाँ पे भी न के बराबर होता था, और चाकू मैक्सिमम एक हथियार हुआ था। पर जब मैं डीआईजी के रूप में इंदौर गया तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे अब कट्टे का प्रचलन, इवन ट्राइबल एरियाज, झाबुआ जैसी जगह पे जहाँ मैं एसपी भी रहा, कट्टे का प्रचलन शुरू हो गया। तो बहुत पहले एसपी तक मैं जो है ना अपने सीनियर ऑफिसर्स को सलाम बोलता था कि आप लोगों के कारण कट्टा पेनिट्रेट नहीं कर पाया मध्य प्रदेश के अंदर, आप लोगों के कारण। फिर मुझे को लगता है कि शायद कमी हम लोगों के अंदर ही थी, तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कट्टे का अब एंट्री हो गया, प्रचलन हो गया। अब आप देखिएगा ज्यादातर जो वायलेंट ऑफेंसेस होते हैं, इवन यहाँ पे भोपाल में जहाँ लोग जो है अपने नाम के आगे तकल्लुस रखते हैं ना, तो मेरे को नाम याद है, ब्लेड किसी का नाम हुआ करता था, छुरी नाम हुआ करता था, पर अब कट्टे में परिवर्तित हो गया। तो कट्टा जो है वो शुरुआत में अगर आप देखें तो शायद चंबल के क्षेत्र से आता था, और जबलपुर में इलाहाबाद के माध्यम से आता था, और अब शिकलीकरों का बोलबाला है जहाँ ये कहते हैं कि मुंगेर वाली जो फैक्ट्री है उसको पछाड़ करके उनको सप्लाई करने लगे। तो ये शिकलीकर जो है उनके साथ हमारा राब्ता रहा, और उनसे बातचीत जब हुई तो हमने ये पाया कि एक्चुअली उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ये लोहे का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एक कट्टे को हम लोगों ने उस समय इकोनॉमिक्स हम लोगों ने वर्कआउट की थी, और मुझे लगता है कि उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको एम्प्लॉयमेंट
इसी तरीके के फैब्रिकेशन के काम में दिया जाना बहुत जरूरी है। इस तरीके का प्रयास किया इंदौर में हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें इंदौर रेंज और खरगोन रेंज के डिस्ट्रिक्ट सब मिलकर के साथ बातचीत प्रयास हम लोगों ने किया, पर मुझे लगता है कि वो उनको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत तो धन्यवाद। पवन कुमार श्रीवास्तव साहब से आपने बहुत ढेर सारी बातें सुनी, आगे फिर चर्चा करेंगे इसलिए कि बातें अधूरी हैं और एक आधे घंटे के प्रोग्राम में बातें पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने जिस तरह से बड़े बेबाकी से इलाहाबाद का अपना अनुभव, रैगिंग का जिक्र भी किया और वहाँ रैगिंग में कैसे समानता उन्होंने ढूंढी और कैसे छात्रों को समानता मिली, और फिर जेएनयू में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है जो आगे बढ़ती रही, और ये स्वतंत्रताएं कभी किसी को जब अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करती हैं या किसी को पसंद नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं विवादों का जन्म होता है, और इसी तरह की चीजें जेएनयू के साथ अक्सर जुड़ी रहती हैं। लेकिन एक पुलिस अधिकारी के नाते उन्होंने जो अभी जिम्मेदारी, वो एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे पुलिस ही नहीं, विधि के जो विशेषज्ञ हैं, जेल के जो अधिकारी हैं, वो सब उनसे कुछ सीख रहे हैं। उनके अपने अनुभवों से वो और बेहतर समाज में कुछ करेंगे। उनको इस बात की बहुत तसल्ली भी है, वो बहुत संतुष्ट हैं इस बात से, और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी होता है तो एलुमनाई के लिए वो लगातार उपलब्ध रहे और मार्गदर्शन देना लगातार जारी रहे। साथ ही उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के नाते जो महसूस किया, जाहिर है अपराध में कट्टे का बड़ा अहम रोल है। बम और कट्टा जो है वो लोगों को आतंकित भी करता है और अपराधियों में आत्मविश्वास भी पैदा करता है, और इसको यदि रोक दिया जाए इस चैन को तो जाहिर है बहुत से अपराध नहीं होंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो सोचा था, जो किया, उससे आगे भी करने की जरूरत है उनको लगता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने हमारे साथ साझा की कि यूपी पड़ोस में था लेकिन वहां बहुत तो जिन चीजों का चलन था मध्य प्रदेश में नहीं था। उसके लिए वो अपने सीनियर अधिकारियों को भी श्रेय देते हैं उसका, और साथ ही अपने उस अधिकारी को भी याद करते हैं जिसने उनके मन से वो हाकिम वाला भाव हटा दिया, उन्हें एहसास करवाया कि आप समाज में सर्विस देने आए, सेवा देने आए, समाज सेवी की तरह काम करें। एक अथॉरिटी आपके पास है लेकिन जिम्मेदारी के साथ। तो हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।